हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फिज़िक्स के क्वेश्चन को कवर कर रहे थे क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10 तक के प्रश्नों को। तो जिसमें हमने क्लास 6, 7 और 8 की फिज़िक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th और 10th में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो फिज़िक्स के क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कर चुके हैं, आज है 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एवं दूरी डिस्टेंस का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है हमेशा एक से अधिक, बी है एक के बराबर अथवा कम, सी है हमेशा एक के बराबर और डी है हमेशा एक से कम। तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एवं दूरी यानी डिस्टेंस का अनुपात, तो इसका अनुपात किसके बराबर होगा? ये एक के बराबर अथवा कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक के बराबर अथवा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यदि वीटी ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो उसकी प्रवणता यानी स्लोप क्या बताती है? ऑप्शन है वेग, दूरी, त्वरण और बल। तो वीटी ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो v जो है वो वेलोसिटी बताएगा और t जो है वो टाइम बताएगा। तो इसका स्लोप जो होता है ये प्रवणता इसकी क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण बताती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी की गति कैसी होगी? ऑप्शन है एक समान, मंदित, त्वरित, स्थिर। तो यदि कोई यात्री है और वो सिक्का उछालता है, ठीक है, तो सिक्का उसके पीछे गिरता है, यात्री के पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी की गति कैसी होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ये बार बार ये जो क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी भी पेपर में। तो TRE 4 की दृष्टि से तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इम्पो सॉरी, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन है उनके वेग अलग अलग होंगे, बी है वे किसी भी क्षण समान वेग से होंगे, सी है उनके त्वरण अलग होंगे और डी है भारी पिंड पहले गिरेगा। तो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों के संदर्भ में, तो क्या सही हो जाएगा इसमें? वे किसी भी क्षण समान वेग से होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह किस दिशा में गति करेगा? ऑप्शन है केंद्र की ओर, केंद्र से दूर, सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा या रुक जाएगा। तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी अचानक टूट जाने पर तो पत्थर किस दिशा में गति करेगा? ये सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, अभिकेंद्र बल, घर्षण बल। तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि कैपिटल जी। ठीक है, और कैपिटल जी की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, तो उनके आवृत्तियों के मिश्रण वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर, स्वर, गूंज, तरंग। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। तो उनके आवृत्तियों के मिश्रण वाली ध्वनि को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वायु में ध्वनि का गमन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है वायु के कणों के गमन के कारण, केवल विक्षोभ गमन के कारण, कण और विक्षोभ दोनों के गमन के कारण, निर्वात के कारण। तो वायु में ध्वनि का गमन किस प्रकार होता है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, केवल विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस गमन के कारण। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यदि यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया जाए तो दूसरी बार की ध्वनि, ऑप्शन है पहले से धीमी होगी, पहले से प्रबल परंतु तारत्व यानी कि पिच समान होगा, तारत्व अधिक होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया जाए तो दूसरी बार की जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी? पहले से प्रबल परंतु तारत्व समान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पहले से प्रबल परंतु तारत्व समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ध्वनि की गति से अधिक गति, स्पीड हायर देन साउंड से चलने वाली वस्तु की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवध्वनिक गति, बी है पराध्वनिक गति, सी है प्रकाश की गति और डी है सामान्य गति। तो स्पीड हायर देन साउंड से चलने वाली वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पराध्वनिक गति, सुपरसोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक साउंड। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड। यानी कि स्पीड हायर देन साउंड है तो इसे चलने वाली वस्तु की गति को बोलते हैं पराध्वनिक गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होंगे क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तन के लिए आदर्श गुण क्या होने चाहिए? ऑप्शन है निम्न चालकता और उच्च गलनांक, उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक, केवल उच्च गलनांक, केवल निम्न चालकता। तो खाना पकाने के बर्तन के लिए आदर्श गुण क्या होने चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। किसमें
बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में, केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल दर्पण में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में दोनों में। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज, ये किस में बन सकता है? केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऑप्शन है एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर या फिर शून्य। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन कैसा होता है? ये एक से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। एक दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है? ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल समतल दर्पण द्वारा, अवतल एवं समतल दर्पण दोनों द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तो क्वेश्चन है एक दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब ये कैसे देखा जा सकता है? अवतल एवं समतल दर्पण दोनों के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवतल एवं समतल दोनों के दर्पण द्वारा देखा जा सकता है। एक दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब इन दोनों दर्पण से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदुवत होगा? ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस चारों। तो क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा। अभी तक हम लोगों से पूछा, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदुवत, ये किस में होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस चारों। ठीक है, ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कक्षा में पीछे बैठा एक लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा पढ़ सकता है, इसका कारण है? ऑप्शन है लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है, लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, लड़के के नेत्र का दूर बिंदु पास आ गया है, लड़के के नेत्र का दूर बिंदु दूर चला गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चा है वो अपनी पीछे बैठा हुआ है क्लास में, तो वो अपनी बुक को नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड कर सकता है। तो जो ऑप्शन में हो जाएगा वो उसका लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। दोपहर के समय सूर्य श्वेत यानी सफ़ेद प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है उस समय। प्रकाश का प्रकीर्णन उस समय कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? ऑप्शन है केवल अपवर्तन और विक्षेपण, बी है अपवर्तन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है केवल परावर्तन और विक्षेपण, और डी है केवल अपवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अधिक प्रकीर्णन होता है। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है इसमें? अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।